हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो कराम के द्वारा जो जीस्ट बुकलेट नंबर फर्स्ट निकाली गई थी, तो उसमें है जैसे साइकोलॉजी का पोर्शन है उसकी थ्योरी दे रखी है, साथ ही साथ आपकी जो हिंदी और संस्कृत की टीचिंग मेथड है उनकी भी थ्योरी दे रखी है। लेकिन क्या किया है इन्होंने, संस्कृत की अलग से क्षण विधियां न देकर उन्हें हिंदी में सम्मिलित कर दिया है। साथ ही साथ जो इंग्लिश की दे रखी है वो अलग से पोर्शन दे रखे हैं, सभी के अलग से दे रखे हैं। हिंदी और संस्कृत की एक ही से क्षण विधियां कर दी गई हैं। ठीक है, केवल हम इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या PYQ दे रखे हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चनों के हैं संस्कृत के, केवल हम वही सॉल्व करेंगे इस जीस्ट बुकलेट नंबर फर्स्ट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके इंडेक्स को, तो शुरुआत में तो साइकोलॉजी के इसमें 17 टॉपिक दे रखे हैं। कुछ इसमें कॉमन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विधि दे रखी है, चाहे वो किसी की भी हो, ये कॉमन 4 टॉपिक रहेंगे। उसके अलावा जो हिंदी के 4 टॉपिक ये दे रखे हैं एक्स्ट्रा, और जो संस्कृत है उसके 8 टॉपिक दे रखे हैं ये वाले। ये यानी ये कह सकते हैं कि 8 टॉपिक तो ये है और साथ ही साथ 4 टॉपिक ही है, इसमें इंक्लूड है सभी शिक्षण विधियाँ, चाहे वो हिंदी की हो या संस्कृत की, ये कॉमन है जो 4 टॉपिक दे रखे हैं। बाकी हम इन्हें देख लेते हैं कि ये 96 नंबर पेज से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, उन्हें देख लेते हैं किस प्रकार के ये प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो देखिएगा 96 नंबर पेज पे देखें हम, देखिएगा अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी आपके संस्कृत शिक्षण की समस्त विषय वस्तु है वो हिंदी शिक्षण के साथ समाहित कर दी है, और केवल संस्कृत भाषा में जो अभ्यास हेतु रीट के विगत वर्षन यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन प्रश्नों का यहाँ पे संकलन प्रस्तुत किया गया है। देखिएगा जो पहला पॉइंट है वो है भाषा कौशल। ये संस्कृत की टीचिंग मेथड के अंडर में आएंगे और ये रीट के PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखिएगा भाषा कौशल एक टॉपिक है, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि भावाव्यक्त सर्वोत्तम साधनम विद्यते, यानी भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा, तो साधन के रूप में भाषा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको एक अलग तरीके से पूछा है कि विचार अभिव्यक्त साधनम अस्ति, यानी विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन कौन सा होगा, तो वो हो जाएगी भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण नाम विकास भवती, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होगा किससे हुआ, वो कौशलों के थ्रू कर सकते हैं। वो कौशल हमारे कितने होते हैं, 4। कौन कौन सी, LSR। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के आगे बनेंगे वो देखिएगा कि ये कह रहे कत विदेशु कौशलेशु नैपुण्य संपादनम भाषा या सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति, यानी ये कह रहे कत विदेशु यानी कितनी विधियां हैं जो कौशलेशु नैपुण्य संपादनम भाषा सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति, तो 4 विधियां हैं, ये इन्हें विदेशु बोल सकते हैं या कौशल बोल सकते हैं, वो एक ही बात होगी। ठीक है, कत विदेशु कौशलेशु वो 4 कौशलों के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा शिक्षण से कत कौशला भवन्ति, यानी भाषा कौशल के कितने कौशल है, तो वो 4 ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2 टाइप से पूछा है। एक तो ये पूछा है ये वाला, ये तो L1 2015 में, फिर ये वाला पूछा है, ये पूछा है L1 2017, फिर L1 2021। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, चतुर्विध भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारणम अस्ति, यानी जो आपके 4 कौशल है भाषा के उनका क्रम क्या है। एक ये भी बना था संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक क्रम, यानी स्वाभाविक क्रम क्या है जो भी आपके कौशल होते हैं। देखिएगा चाहे कौशल का क्रम निर्धारण पूछे या स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे, बात एक ही रहती है। ठीक है, उसका कहना यही है, क्या कहना है कि जो आपका LSRW होता है ना, ये कौशल 4 यही पूछा है, तो वो होते हैं श्रवण भाषणम पठनम लेखनम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा कौशल से विकास खत्म करिए थे, किस प्रकार हम जो भाषा के कौशल है उनका विकास कर सकते हैं, वो उच्चारण के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि ध्वनिक संवेग श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्य इति कस्य कौशल से उपाय, यानी जो भी हम ध्वनि है उन्हें सुनेंगे और पुनः उसे स्पष्ट वक्तव्य करेंगे यानी बोलेंगे, तो ये किस कौशल के अंडर में आएंगे, तो श्रवण कौशल के अंदर में आएंगे, क्योंकि पहले हम सुनेंगे तभी तो हम सही बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषणम पठनम लेखनानि कस्य कौशल से आधाराणि सन्ति, यानी आपकी जो भाषण है, पठनम है और लेखनम, यानी ये कहीं ना कहीं SRW ये 3 कौशल होते हैं ना लास्ट के, तो ये आपके आधार होता है ना, वो श्रवण पे होता है, श्रवण के बाद ये कौशल आएंगे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम कौशलेषु विद्यते, यानी जो आपके कौशल होते हैं उनमें सर्वप्रथम कौशल कौन सा होता है। फिर यही क्वेश्चन देखिएगा 2012, 15, 22, फिर इसे 21 में और पूछा था, वो इस प्रकार कि भाषा या प्राथमिक कौशल अस्ति, भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा होता है, होगा श्रवणम, तो इस प्रकार ये पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं मरुंजनाएं अनुवाचनाएं श्रुत्वा पुनः कथनाएं शब्दानाम साधुच्चारणाएं च
कस्य कौशला से आवश्यकता भवित, तो वो इसकी श्रवण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, श्रवण कौशल से प्रमुख साधन अस्ति, यानी जो सुनने वाला जो यानी श्रवण कौशल होता है उसका प्रमुख साधन कौन सा होगा, इनमें से बताना ऑप्शन हो, तो वो हो जाएगा गुरुमुख। नेक्स्ट देखिए, गुरुमुखम इति साधन विद्यते, वही हो जाएगा श्रवण कौशल। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, तो LSRW LS, तो एस मतलब संभाषण बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक छात्राणाम द्वितीय लक्ष्यता अधिगम विशेष किम नाम कौशलम अस्ति, वही है कि द्वितीय कौशल पूछ रहा है ओवरऑल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है वाग रूप भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, यानी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, तो उसके लिए भाषण होना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कौशल मुख्यतः कस्य अधिक महत्व अस्ति, कथन कौशल के लिए मुख्यतः किस कौशल की अधिक आवश्यकता या महत्व होगा, तो वो होगा शुद्ध उच्चारण का। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत से चढ़े मौखिक अभिव्यक्ति साधन अस्ति, संस्कृत से चढ़े मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन सा होगा, ये सभी हो जाएंगे कविता पाठ परिचर्चा, यानी जो चर्चा परिचर्चा वाक्य कथन वाचक, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रा श्रवणापेक्षा पठन अधिक ज्ञान सुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते, यानी जो भी छात्र है वो श्रवण की अपेक्षा पठन अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इस परामर्श को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पठनम कौशलम, यानी पढ़ने के द्वारा ही ऐसा होता है। भाषा विचार अभिव्यक्ति भवति, तो वो भाषण और लेखन में हो जाएगा, विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषण के थ्रू और लेखन के द्वारा। विचार अभिव्यक्ति काम्य कौशलाभ्याम क्रियते, तो वही है भाषण और लेखन के द्वारा ये विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। संस्कृत चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति, तो वो हो जाएगा पठनम, क्योंकि 3 नंबर पे वही आता है। ये कह रहे पठनी कौशली भवति, तो हम ये कहेंगे ये सस्वर वाचन और वाचन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, यानी सस्वर पठन में आवश्यक क्या है, तो वो होता है शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट है वर्ण समाम्र्याय पद्धति कस्य विधि अपर नाम, वो अचर विधि का दूसरा नाम हो जाएगा वर्ण समाम्र्याय पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, वर्णमाला विधेय शब्द शिक्षण विधेय वाक्य शिक्षण विधेय इति त्रयो विधेय सन्ति, ये सभी किससे संबंधित है, चाहे वो वर्णमाला विधि हो, शब्द शिक्षण विधि हो या वाक्य शिक्षण विधि हो, ये सभी वाचन की शिक्षण विधि में आती है या उसके अंडर में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियमितम या नियमितम प्रशिक्षण भवति, तो वो स्वर यंत्र के द्वारा वर्णों का जो भी उच्चारण संबंधी नियमित प्रशिक्षण होता है वो स्वर यंत्र के द्वारा, यानी जो हमारा कंठ होता है उससे संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, जो 28 नंबर है कि वर्णानाम रेखात्मक संकेत लिपि रूपे निबंध या निबंधनम भाषा कीदृश रूपम भवति, यानी जो वर्ण है ना वो आप रेखा संकेत के रूप में जो निबंध भाषा कीदृश रूपम भवति, तो वो लिखित रूप होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण अंतिम कौशलम विद्यते, तो वो आपका हो जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, साथ ही साथ एक और भी दे रखा है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, तो भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न कौन सा होता है या अंतिम कौशल कौन सा होता है, तो वो लेखन में ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्व वर्तते, तो लेखन कला का अधिक महत्व कहाँ पे होता है, तो वो विद्यालयसु, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार है जो आपके भाषा कौशल टॉपिक था ना, इससे संबंधित प्रीवियस में ये 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो हमने अभी देखे हैं, ठीक है, तो ये पहला ही जो चैप्टर दे रखा था उससे संबंधित। अब नेक्स्ट आते हैं जो संबंधित होंगे आपके क्वेश्चन, वो संबंधित होंगे भाषा के जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो सेकंड नंबर चैप्टर आता है ये, ठीक है। इसमें देखिएगा, संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा लिंग भेद, यानी लिंग भेद से सिद्धांत, यानी जो भी लिंग भेद करना ये सिद्धांत इस प्रकार का नहीं होता है। होंगे तो ये होंगे कि अभ्यास सिद्धांत, क्रियाशीलता, रुचि, इस प्रकार के होंगे। इनमें और भी सिद्धांत आएंगे, वो आगे देखते चलते हैं। ये कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, श्याम फलक यानी श्याम फलक या अधिकाधिको उपयोग निमित्त परामर्श अस्मिन् सिद्धांते अस्ति, यानी अगर कोई श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग करता है तो इसे आप किस सिद्धांत के अंतर्गत लेंगे, तो वो लेंगे रुचि सिद्धांत। हालांकि ये भी सभी सिद्धांत ही है, लेकिन हमें पूछा है उस आधार पर इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट है, पूछा है कि रुचि सिद्धांत संदर्भी यावत छात्रेषु सक्रिय यानी रुचिर्न भविष्यति तावत शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। एक तो ये स्टेटमेंट है, ये 2021 L2 16 अक्टूबर में री एग्जाम हुई, उसमें भी पूछा,
फिर लास्ट में जाके फिर ये भी पूछा कि यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिरिचरन् तावत शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति। फिर ये भी पूछा था यानी ये की स्टेटमेंट है ये, दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इतस्मिन् पुस्तके के लिखितम्। हालांकि देखा जाए ये स्टेटमेंट है ये आपकी पिंसेट महोदय का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा L1 2022 1 शिफ्ट में और ये 2021 में, और ये रिवाइज आंसर की आई रिवाइज पेपर हुआ था उसमें पूछा था, यानी 3 पेपरों में पूछ लिया गया है एक ही क्वेश्चन किसका, पिंसेट महोदय का। नेक्स्ट देखिएगा जो सेकंड टॉपिक है भाषा शिक्षण से, इससे संबंधित किस प्रकार के TBS में क्वेश्चन पूछे गए वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। अगर इनमें से दिखें तो वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लिंग भेद से सिद्धांत ये वाला नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा श्याम फलकस्य यानी श्याम फलकस्य अधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, यानी श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है तो निश्चित तौर से बताइएगा किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो वो रुचि सिद्धांत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सभी सिद्धांत भी हैं लेकिन ये जो पूछा है क्वेश्चन उस आधार पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, रुचि सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला स्टेटमेंट है ना, पहले तो ये रीट L2 2021 में पूछा, फिर री एग्जाम हुआ था ये 16 अक्टूबर 2021 को, इस पर भी पूछा, फिर आपका ये 2022 में L1 शिफ्ट 2022 में, यानी कह सकते हैं ये इससे पहले जो पात्रता हुई है उसमें भी, यानी 3 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। अब देखिएगा जैसे रुचि सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिरन् भविष्यति तावत् शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथयतम या कथितम बोल सकते हैं। फिर सेकंड इसे बनाया है इस प्रकार कि यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिरन् तावत् शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति, यानी ये स्टेटमेंट ये। और तीसरा ये पूछा दी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इतस्मिन् पुस्तके के लिखितम्। इन तीनों का एक ही आंसर होगा पिंसेट महोदय या महोदय, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचि उत्पाद पार्थम शिक्षकेन करणीयम्, यानी संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्र में अगर रुचि उत्पादन करनी है तो किस शिक्षण ऐसा कराना चाहिए, हमें कराना चाहिए विविध साहित्यिक गतिविधियां ना आयोजनम, यानी विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों को द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिक कोयम सिद्धांतम अस्ति, इनमें से कौन सा संस्कृत का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा, अगर आप देखें तो वो हो जाएगा रुचि का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रारंभिक स्तरीय से कार्य से प्रधानतम भवित, प्रारंभिक स्तर पर कौन से कार्य की प्रधानता होती है, वो हो जाएगी मौखिक कार्य की। नेक्स्ट देखिएगा भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभ होती, जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, किससे प्रारंभ करनी चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो करनी चाहिए कर्णाभ्याम जिभ्याम च, यानी जो हमारे कान है सुनने से संबंधित और जिभ्या बोलने से संबंधित इनसे करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेच भाषणम उभावपि आधारोस्त, वही ये संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवित, मौखिक कार्य की जो प्रधानता होती है वो किस स्तर पर होनी चाहिए, प्रारंभिक स्तर। क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति मात दाती, यानी जो ऐसा कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है जिसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, तो इनमें से देखे तो वो होगा सक्रियता सिद्धांत के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क सिद्धांत क्रियाशीलता सिद्धांत इति नामना ज्ञायते, कौन सा सिद्धांत है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा अभ्यास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन रुचि निरंतरण वैराग्य इत्यत्र बिंदु कस्मिन् सिद्धांते प्रयुज्यते, यानी रुचि है, निरंतरता है और वैराग्य, ये 3 है बिंदु हैं किस सिद्धांत के प्रयोजन में आते हैं यानी उपयोग में आते हैं, तो वो आते हैं क्रियाशीलता अभ्यास च सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता और अभ्यास के कह सकते हैं सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गद्य खंडानाम पदानाम च शुद्धोच्चारण वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति, यानी गद्य के जो भी खंड होते हैं या पद्य के होते हैं उनके उच्चारण के लिए कौन से इसमें से सिद्धांत अच्छा मतलब बेस्ट होगा इनके लिए, तो वो होगा अभ्यास सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा कि कोशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृति का सिद्धांत समुपयुक्तम, यानी जो कोशाग्र बुद्धि वाले होते हैं या सामान्य वाले हैं
सभी छात्रों के लिए कौन सा इसमें से उपयुक्त कह सकते हैं सिद्धांत होगा, वो होगा व्यक्तिगत भिन्नता या सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम मौखिक कार्य ततम लिखित कार्य च भवित इति संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत क। यानी ये कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कार्य होता है मौखिक, फिर उसके बाद होता है लिखित कार्य। ये बताइए किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा संस्कृत के, तो ये आएगा अनुपात क्रमश च सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुपात से क्रमश च नियम इति किम, वो ये शिक्षण सिद्धांत है अनुपात क्रम का। यानी पहले जैसे हम कहते हैं ना कि LSRW, तो इसका मतलब पहले आप लिसनिंग यानी सुनोगे, फिर भाषण करोगे, फिर पठन करोगे, फिर लिखन। तो इस प्रकार ये अनुपात क्रमश नियम होता है, ये शिक्षण सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात क्रम यानी क्रमश सिद्धांत अनुसारण प्रारंभिक स्तरीय प्रधानता होती है। ये कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण में जो अनुपात क्रम का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार प्रारंभिक स्तर में किसकी प्रधानता होती है, तो वो होती है मौखिक कार्य से, क्योंकि मौखिक होगा इसे एल कहते हैं लिसनिंग, सॉरी मौखिक कार्य से मतलब ये हो जाएगा स्पीकिंग वाला LSRW, तो LS इसकी बात हो रही है, ठीक है, मौखिक कार्य से। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा है संभाषण शिविराणाम आयोजन संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत स्वीक्रियते। हम ये कहेंगे भाषा शिक्षण में जो भी आपके आयोजन होते हैं संस्कृत से संबंधित, उसमें कौन सा सिद्धांत स्वीकृत किया जाता है, वो होगा एक सहभागिता सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण से प्रयास याद, संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होता है, वो बहुमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है शिक्षण सूत्रों को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखिएगा ये कह रहा है स्थूलात सूक्ष्म प्रति इति किमुच्यते, यानी ये क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये शिक्षण सूत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षण सूत्रम विद्यते, यानी शिक्षण का सूत्र कौन सा इसमें से, वो हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्ष उदाहरण प्रस्तुय नियम प्रतिगमन इति का शिक्षण सूत्र से विशेषता, यानी ये कह रहा है कि शिक्षण सूत्र यानी शिक्षण जो संस्कृत में शिक्षण सूत्र है, अगर छात्रों के समक्ष में उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, उससे फिर नियम का निर्माण किया जाए, तो बताइएगा किस शिक्षण सूत्र से विशेषता, यानी किस शिक्षण सूत्र की ये विशेषता होगी। कहीं ना कहीं आगमन निगमन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहे हैं व्याकरण शिक्षण से कृति सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति, यानी व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा सर्वोत्तम उपयुक्त इसमें से होगा, तो वो हो जाएगा आगमन निगमन प्रति, या आगमन निगमन विधि भी बोल सकते हैं, जो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है संस्कृत में। नेक्स्ट देखिएगा कही कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण व्याकरण कथा शिक्षण युग कृति किम सूत्र महत्वपूर्ण वर्तते, संस्कृत शिक्षण में व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी इसमें से सूत्र है महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो रहेगा पूर्णांत दंश प्रति, यानी पूर्ण से अंश की ओर जाना, ये सबसे बेस्ट रहेगा संस्कृत व्याकरण कथा शिक्षण विधि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञान प्रदयति इत्यस्य शिक्षण सिद्धांत किम सूत्र, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है, ये किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा या सूत्र के, तो हम कहेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर आएगा। यानी पहले हम जो जानकारी है बच्चे पूर्व ज्ञान उसे जोड़ेंगे, फिर उसके जो अज्ञात ज्ञान है यानी जो जिसे जानकारी नहीं है उसे कनेक्ट करेंगे ज्ञान से। इस प्रकार होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है शिक्षण भवित, शिक्षण कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 4 नंबर टॉपिक है भाषा शिक्षण विधि, यानी संस्कृत में भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ रही हैं, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन बना है कि शिक्षण शब्द मूल धातु वर्तते, यानी जो शिक्षण है वो मूल धातु इसकी कौन सी है जिससे बना है, तो वो हो जाएगी शिक्ष धातु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा है प्रमुख उद्देश्य के भवित, यानी प्रमुख उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, वो होता है सर्वांगीण विकास करना, किसका, बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कह रहा भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी, शुद्ध उच्चारण करना। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि संस्कृतम अस्ति, संस्कृत कैसा है, ये संश्लेषणात्मक भाषा होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृत भाषा कस्य परिवार से भाषा विद्यते, संस्कृत भाषा है वो किस परिवार की भाषा है, तो कहीं ना कहीं वारोपीय परिवार की भाषा है। तो ये आपका 2022 में पूछा था क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य यानी संति,
यानी संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, वो होता है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि चाहे तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना हो, शुद्धोच्चारण कराना हो या स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, यानी बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे और क्रिएटिविटी बताएंगे बच्चों को, यानी रचनात्मकता, यानी ज्ञान का निर्माण करना एक तरह से। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी सर्वाणी। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते, इसमें से संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, देखिएगा ये 2015 में पूछा, फिर 2022 में, वो हो जाएगी पाठशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक है अधोलिखित विदेशु परंपरागत विधि अस्ति, यानी निम्न में से बताइएगा कौन सी परंपरागत विधि है, तो वो हो जाएगी पाठशाला विधि। एक है भारतीय संस्कृति संरक्षण का पद्धति निद्रा उपयुक्ता भवती, यानी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी विधि इसमें सबसे उपयुक्त रहेगी, वो रहेगी परंपरागत पद्धति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कस्याम पद्धति शिक्षण सर्व मौखिक आसित, ऐसी कौन सी शिक्षण की पद्धति है जिसमें मौखिक आसित का मतलब मोस्टली ये सभी चीजें मौखिक के थ्रू होती हैं, तो वो होती है परंपरागत पद्धति या परंपरागत विधि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण की, ऐसे बोल सकते हैं संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था ये सभी चीज़ें, चाहे तो आप भारतीय संस्कृति का परिचय कराएं या स्वाध्याय के प्रति छात्रों को रुचि उत्पादन करें या उनको शुद्ध उच्चारण से समझ सामर्थ्य प्रदान करें, तो उपयुक्त सभी इसका या सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है 13वीं नंबर, प्राचीन विधिना शिक्षा प्रारंभ कस्मात् परम भवति, इसमें यानी प्राचीन विधि में जो शिक्षा प्रारंभ करते हैं तो तब क्या करते हैं, देखिएगा पहले उपनयन संस्कारात लिख रहे हैं ना, उपनयन संस्कार उसे करेंगे, उसके बाद शिक्षा प्रारंभ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाठशाला विधिर अनुसारम शिक्षा प्रारंभ कस्मात् संस्कार परम भवति, तो वो ये उपनयन संस्कारात उत्पादन, इसमें लिख रहे हैं संस्कारात परम, तो उपनयन संस्कारात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, बालक से शिक्षा प्रारंभ उपनयन संस्कारात परम के प्राचीनतमेन विधिना गुरुणा प्रारंभ्यते, तो वो ये पाठशाला विधि में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, कि प्राचीनतम पाठशाला विद्या तो कोयम विधि सन्निहित नास्ति, यानी प्राचीनतम है ना पाठशाला विधि, इसमें कौन सी विधि है वो सन्निहित नहीं मानी जाती है, तो वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो भी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां हैं 3 भागों में बांटी, प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम शिक्षण विधि या उपागम। अगर प्राचीन विधि की बात करें तो 1835 के जो लॉर्ड मेकाले थे ना, जो शिक्षा पद्धति तक संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता था उन्हें प्राचीन विधि कहते हैं। कब तक? 1835 तक। संस्कृत भाषा की या संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि 2 प्रकार की होती है, एक तो पाठशाला हो जाएगी, दूसरी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी बोल देते हैं, इसी व्याकरण अनुवाद विधि को। पाठशाला विधि कौन सी थी? यह विधि संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। अन्य नाम है गुरुकुल पद्धति, परंपरागत विधि, पंडित प्रणाली, और इसके पॉइंट कुछ दे रखे हैं। संपूर्ण शिक्षक मौखिक कार्य होता है, यानी संपूर्ण शिक्षण कार्य मौखिक के थ्रू होता है, ऐसे कह सकते हैं। ये कह रहा है उपनयन संस्कार से शिक्षण कार्य आरंभ होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषार्थ चतुष्ट शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मचार्य पर आधारित होती है। इनके अलावा अब ये चीज़ आपको उससे पढ़ लेना, इनमें देखिएगा, इसमें गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्रवत होते हैं। इस विधि में श्रवण और भाषण पर जो दिया जाता है, यानी एल एस पर, किंतु पठन लेखन है इसकी उपेक्षा की जाती है, यानी इसे इग्नोर किया जाता है, किसे ROW को, यानी पढ़ने और लेखन को। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर को समुपयुक्तम, यानी जैसे कहते हैं प्रारंभिक स्तर पर कौन सी इसमें से उपयुक्त होगी, वो हो जाएगी कथा विधि। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कथा श्रवण अनावश्यक वर्तन, कथा श्रवण में अनावश्यक क्या होगा, वो होगा पुस्तक से प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास किसके थ्रू हो सकता है, वो हो सकता है कथा कथन विधि के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कथा कथन विधि क्या है इसे देख लीजिएगा, इसमें सभी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास होती, छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास किस प्रकार कर सकते हैं, वाद विवाद विधिना, यानी वाद विवाद विधि के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कस्मिन् विधौ छात्राणाम भाव प्रकाशन शक्ति विकास भवति तथा छात्रेषु स्वाध्याय प्रवृत्ति आयाति, वो ये वाद विवाद विधौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
अब वाद विवाद विधि क्या होती है तो वो देख लीजिएगा, इसमें दे रखे हैं कथन, ये सभी उसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरण का विधि श्रेयस करो भवति। यानी ये सभी है ना, कठिन शब्दों को बताना, अंशों को बताना, फिर जो नए विचार है उन्हें बताना, वो अच्छी वाक्य बताना, और जो भी भाव स्पष्ट किए जाते हैं ये किस विधि के अंतर्गत आएंगे ऐसे बोल रहा है। तो ये व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत आएंगे। ये कहता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मिन् विधि प्रयुक्तम। यानी जो विग्रह वाक्य योजना होती है ना, वो यानी जो ये किस विधि के अंतर्गत आएगी, तो हम ये कहेंगे व्याख्यान विधि के अंतर्गत आ जाएगी। ये कह रहे संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार पद्धति उपकारी होते, यानी संस्कृत अध्यापन में जो भंडारकर विधि के अनुसार इस पद्धति को किसके द्वारा कह सकते हैं, ये किस विधि के अंतर्गत आती है ऐसे बोल सकते हैं, या इसका उपयोग किस में होता है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। ये कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के, ये हो जाएगा डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा से चिड़ा से भंडारकर विधिर अपरम नाम की वस्ती, यानी संस्कृत भाषा से चिड़की भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट देखिए संस्कृत भाषा से चिड़े अनुवाद विधि का उच्चते, तो वही है भंडारकर विधि के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा अनुवाद विधि इति नामना क विधि, इसमें से जो अनुवाद विधि है उसका दूसरा नाम है भंडारकर विधि। नेक्स्ट देखिए संस्कृत भाषा से चिड़ाए सर्वोत्तम विधि, तो इसमें से निर्वात विधि है वो संस्कृत भाषा से चिड़ की सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय, ये महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करता है। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय द्वारा कौन सी संस्कृत की विधि का शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, तो वो प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा है श्रवणम भाषणम च केन विधिना भवित, यानी संस्कृत भाषा में श्रवण और भाषण में किस विधि के द्वारा है कह सकते हैं प्रयोग होता है उसमें, या उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि ना, यानी प्रत्यक्ष विधि। ये कह रहे व्यवहार कौशलम इतिहास गुण से ग्रहणम कस्मात विधि भवति, यानी व्यवहार कौशल है वो किस युग ऐसे कह सकते हैं कि व्यवहार कौशल है वो किस विधि के अंतर्गत इसका गुण का ग्रहण किया जाता है, वो विधि का नाम बताना है, तो वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि, या कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये देखिएगा बहुत बार पूछा है 2021, 2021 और 2022, ठीक है, ये 3 बार एग्जाम में पूछ लिया। या भाषा अध्यापन या सातस्य माध्यमेन बोधनीया भवति अत्र के भाषा से चिड़स विधि प्रयुक्तम अस्ति, ये सभी चीजें वो आपकी प्रत्यक्ष विधि से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृत शिक्षण से कोई विधि मात्र विधि इति नामना ज्ञाते, ऐसी कौन सी विधि है जो मात्र विधि के नाम से भी जानी जाती है, वो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। अब प्रत्यक्ष विधि के बारे में क्या क्या है देखिएगा, इसके अन्य नाम है निर्वात विधि, सुगम विधि, मात्र विधि। इससे क्वेश्चन पूछ लिया है, इससे पूछ लिया है, ठीक है। इसके प्रवर्तक बोकिल महोदय भारत से ही हैं, इसके विरोधी रहे थे शिवराम आप्टे। नेक्स्ट देखिएगा सर्वप्रथम प्रयोग है हम अंग्रेजी भाषा से चढ़े हेतु करते हैं, बोकिल महोदय ने इसे अल्पिस्टोन हाई स्कूल बम्बई में संस्कृत से चढ़े हेतु इसे 1951 में प्रयोग किया था। बोकिल महोदय की पुस्तक है न्यू अप्रोच टू संस्कृत, शिक्षण का माध्यम होगा वही भाषा होगी जिसमें शिक्षण कराया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित होता है या निषिद्ध होता है। शिक्षण कार्य कैसे कराया जाता है, संपूर्ण क्रिया वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी से किया जाता है। इसमें मौखिक कार्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है या बल दिया जाता है, और शब्द और उसके अर्थ में सीधा संबंध प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है। अगर व्याख्या व काठ निवारण हेतु बात करें तो ये चीजें इसमें उपयोग की जा सकती हैं। भाषा शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि है, संस्कृत शिक्षण के लिए सरलतम विधि है, शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके गुण दे रखें, ये संस्कृत भाषा की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, इससे शुद्ध उच्चारण होता है, संस्कृत की सरल विधि है, और बाकी ये पॉइंट्स आप देख लें। नेक्स्ट देखिएगा कि ये है शिक्षण सौलभ्य संपादनम इति कस्य पद्धति उद्देश्यम अस्ति, तो ये पाठ्य पुस्तक की विधि के बारे में बात कर रहा है कि शिक्षण को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। वो इसमें से बताइए किस कौन से पद्धति के उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, तो ये पाठ्य पुस्तक की विधि के बारे में बात हो रही है। शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन सा होता है, वो पाठ्य पुस्तक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 है, कोई विधि पूर्णादंश प्रति इतिहास सूत्र से अनुसारण करोति,
कौन सी विधि है जो पूर्ण से अंश की ओर जो सूत्र का अनुसरण करती है, तो वो हो जाएगी विश्लेषण विधि। ठीक है, इसमें यानी टुकड़े किए जाते हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो नीचे तौर से विश्लेषण विधि में इस टुकड़े किए जाते हैं। अगर आपसे कहेंगे संश्लेषण या जोड़े किसमें किए जाते हैं, तो फिर वो संश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कस्या पद्धत्या अध्यापक सर्ववाचा पद्धति छात्रा स्वबुद्धिया झटति विषय यान गृहंती। यानी ऐसे कह रहा है कौन सी ऐसी पद्धति है जो अध्यापक सर्ववाचा पद्धति मतलब सभी चीज बोलकर बताता है, छात्र अपनी स्वयं बुद्धि से उसे विषय ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये आपकी वार्तालाप विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वाध्याय प्रणालय सोपाने संति, तो वो हो जाएगा सर्वाणी, यानी नियोजन मूल्यांकन क्रियान्वयन, ये सभी चीज होती है। इसमें प्राचीनतम विधि का तो पारायण विधि। ये कह रहा है श्लोक का नाम सूत्र नाम गद्दा नाम च कंठष्टि कर्णयोपी को विद बलम ददाते, तो वो पारायण विधि में ही, चाहे वो श्लोक हो, सूत्र हो, या आपके गद्दे से संबंधित हो, या जो भी कंठष्टि गण यानी रटाने की बात हो, वो सभी बल दिए जाते हैं पारायण विधि में। पारायण विधि होती है बिना अर्थ के समझे वैदिक मंत्रों को जो सस्वर पाठ कराया जाता है, यानी उन्हें बार बार रिपीट किया जाता है, बोला जाता है। पारायण करने वाले को छात्रों को पारायणिक कहते हैं। इस विधि में कंठस्थीकरण या रटने में बल दिया जाता है। अधिक मंत्रों श्लोकों और गद्य के जो भी खंड होते बार बार आवृत्ति करवाई जाती है, या उन्हें कंटेस्ट करवाया जाता है, यानी रटाया जाता है एक तरह से। इसमें देखिए इस विधि के अंतर्गत पारायण करने की प्रक्रिया के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे पंचक का मतलब पाठ को 5 बार करने वाला। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं इन्हें पढ़ सकते हैं। इसे देख सकते हैं, जैसे एक अशुद्धि करने वालों को एक अंक कहते हैं, 2 अशुद्धि करने वालों को 2 अंक कहते हैं, 3 को 3 अंक कहते हैं। इसे को भी याद रख सकते हैं। पाणिनि के समय व्याकरण के लिए प्रयुक्त की जाती थी, और इसमें व्याकरण के शिक्षण में, यानी व्याकरण के शिक्षण में व्याकरण के सूत्रों को बार बार आवृत्ति कराई जाती है। और इसमें बाकी देख लें। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत व्याकरण शिक्षण से दर्शन शिक्षण से च प्राचीनतम विधि है, यानी संस्कृत व्याकरण शिक्षण की जो दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी मानी जाती है, तो वो हो जाएगी सूत्र विधि। नेक्स्ट देखिएगा, सूत्र विधियों सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य के, यानी सूत्र विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है घटे समुद्रण। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिएगा यह विधि है ना व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। इसे व्याकरण की परंपरागत विधि कहते हैं। व्याकरण तथा दर्शन जैसे जटिल विषयों के गहन अध्ययन हेतु सूत्र विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इस विधि में कंठस्थीकरण कराया जाता है, यानी रटाया जाता है, और ये पांडित्य विधि के नाम से भी जानी जाती है। किसमें, व्याकरण शिक्षण की। नेक्स्ट देखिएगा, यानी जो घटे ये था ना घटे समुद्र पूर्ण, इसका मतलब होता है जो मुख्य उद्देश्य सागर में गागर भरना होता है। ठीक है, ये सामान्य से विशेष शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। जटिल से जटिल जो भी विषय वस्तु सिखानी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर सूत्रों की व्याख्या करेंगे तो भाष्य विधि और टीका विधि का अनुकरण किया जाता है। इस विधि के जो भी पाणिनि और वररुचि के जो कात्यायन थे ना उनके द्वारा किया गया था, और इस विस्तृत विषय वस्तु को समझाने के लिए, याद कराने के लिए सुविधाजनक। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, उदाहरणानि प्रस्तुत या नियमस्य कथनम इति क विधि, यानी ऐसे कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर होता है, वो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है ये। नेक्स्ट देखिएगा, उदाहरणी यानी उदाहरणानि प्रस्तुतो ततो नियम निर्धारणम भवति, वो एक ही बात है, आगमन विधि का ये शिक्षण सूत्र होता है। आगमन विधि प्रथम सोपान भवति अस्ति या सोपान अस्ति, तो पहले तो हम उदाहरण प्रस्तुति करते हैं आगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि नियमान प्रस्तुत उदाहरण बोधनम इत्यत क विधि, यानी नियम से हम उदाहरण क्यों जाते हैं, या पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण बताएंगे, ये किस विधि के अंतर्गत आता है, तो निगमन विधि के। व्याकरण शिक्षण कोई विधि श्रेष्ठ, यानी व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि श्रेष्ठ होगी, वो आगमन निगमन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरण इति कम विधि धोतयति, धोतयति ये आएगा आगमन निगमन विधि में। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते, वो हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, यानी संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर। ये कह प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदयकेन विधिना समाज उपदेश अदात, यानी जो प्राचीन दार्शनिक थे आपके सुकरात, जो यूनानी दार्शनिक थे सुकरात, उनके द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, वो दी गई थी प्रश्नोत्तर विधिना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुकरात विधि एतस्य विधि अपर नाम, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, उसे बोलेंगे प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण पाठ योजना नाम नास्ति, तो वो नहीं होगी अत्यधिकम धनार्जन कर्तुम क्षमता उत्पादन, तो ये वाला है व्याकरण पाठ योजना का, यदि पाठ योजना ये अंतर्गत नहीं आएगी संस्कृत के, यानी व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत में। ठीक है, तो ये वाला। नेक्स्ट, अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियन्ते, तो वो नाटक शिक्षण में अभिनय का प्रयोग किया जाता है।
ये कह रहा है कि नाटक पाठ योजना शिक्षक रंगमंच कार्यति, तो वो करता है अभिनय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण उद्देश्य अस्ति, तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है कि निम्नांकितेषु अनुवाद प्रकार नास्ति, इनमें से अनुवाद का प्रकार नहीं है, वो हो जाएगा चित्रानुवाद। बाकी जो अनुवाद होते हैं देखिए, तथ्य अनुवाद होता है, छाया अनुवाद, अक्षर सह अनुवाद लिखिएगा। यानी इसके देखिएगा, हम देख लेते हैं थ्योरी में क्या दे रखा है। छात्रों में शुद्ध संस्कृत लेखन की योग्यता का इसमें विकास किया जाता है, या उत्पन्न करना। बाकी छात्रों के व्याकरण को पुष्ट करना होता है, और जो विभिन्न जो भी भाषा साहित्य की तुलनात्मक जो भी ज्ञान है उसे कराया जाता है। इसमें छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इसे जोड़िएगा आप। तो ये देखिएगा जो अनुवाद के प्रकार होते हैं, एक तो अक्षर से अनुवाद होता है, छाया जिसे भावानुवाद कहते थे, तथ्य अनुवाद होता है। तो ये 3 दे रखे हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें ये कह रहा था, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें से अनुवाद नहीं सही है, जो थे वो तीनों ये थे BCD, और जो नहीं था वो हो जाएगा चित्रानुवाद। नेक्स्ट देखिएगा, अनुवाद शिक्षण से विधि विधेय संति, अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी सर्वे, यानी सभी हो जाएगी। पुस्तक विधि, तुलना अनुकरण विधि, द्विभाषा विधि, ये सभी अनुवाद शिक्षण की विधि होती है। नेक्स्ट देखिए, हर्वाट की पंचपदी इतिवस्मिन् विधौ समाहित सोपानम अस्ति, यानी हर्वट की पंचपदी प्रणाली है जो आपकी चिंतन पर आधारित थी, कि स्मृति पर आधारित थी। ये स्मृति पर आधारित थी, चिंतन की तो हंटी की थी। तो स्मृति पर आधारित थी, इनके 5 स्टेप हुआ करते थे, PPCGA। तो ये C होती है ना, कंपैरिजन होता है, इन्हें तुलना करना, तो ये तो संबंधित है, बाकी कोई भी संबंधित नहीं होगी। बाकी P से प्रस्तावना, इससे प्रस्तुतिकरण, इससे तुलना, इससे सामान्यीकरण, इससे अनुप्रयोग। इस प्रकार ये 5 स्टेप हुआ करते थे, जिसमें से नहीं होंगे। हमें तो केवल ये पूछा था कौन सा है, तो हो जाएगा आंसर इसका A, नहीं है वो, ये कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि हर्वाटी पंचपदीय विधौ सोपानम अस्ति, वही है, फिर से पूछा है, तुलना हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण प्रस्तावना, विषयोपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोगश्च, किस विधि के ये सोपान है, वही हर्वट की पंचपदी प्रणाली है, जिसमें पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है विषय स्थापना या प्रस्तापन। देखिएगा, एक काम कीजिएगा, ये है ना विषय स्थापना, इसकी जगह पर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण बोलते हैं इसे, दूसरे शब्दों में कहते हैं, ठीक है। हमने तो इसी प्रकार याद कर रखा है, आप पढ़ेंगे किसी भी बुक से तो यही दे रखा है। एक्चुअली में क्या होता है कि पहले इसके 4 स्टेप थे। एक जिला रेखा शिष्य रहा था हर्वट का, तो उसने क्या है कि जो स्पष्टता थी ना, उसमें 2 शब्द जोड़े थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। कभी कभी प्रस्तुतिकरण को ही हम विषय स्थापना कह देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाकी तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये सभी है हर्वट की पंचपदीय प्रणाली के 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हर्वाटी पंचपदीय इतस्य विधि विकसित रूपम, हर्वटी क्या पंचपदी का विकसित रूप कौन सा होगा, वो होगा मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट देखिएगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपरिणाम, इसे कहते हैं जो हमारे व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत जो भी परमानेंट यानी स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे ही अधिगम कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी। 64 नंबर क्वेश्चन है, हर्वाटी पंचपदी अस्य विधि विकसित रूपम, वही है मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण, यह संप्रेषण उपागम भी कस्य प्रधानता वर्तते, वो अध्यापक की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम, वही है पूर्ण सज्जा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते, ये खंडान्वय विधि होती है, पद्य के अंतर्गत कविताओं में अन्वय करने के लिए ये मानी जाती है, संस्कृत शिक्षण की अन्वय विधि मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपान भवता, वो युवा संस्कृत भाषणम। नेक्स्ट देखिएगा, एक संप्रेषण आधारित शिक्षण साफल्य प्रयोग क्या प्रतिवेद संति, तो इसमें ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो सिमरण आयोजन कराना हो, संगणक का प्रयोग करवाना हो, या मौखिक अभ्यास, ये सभी माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षक छात्र संस्कृत सरलान प्रसन्न प्रचेत लघु वाक्य सुतुच्च संस्कृत देव उत्तर स्वीकारत को विधि, यानी ये कह रहा है कि जो शिक्षक है ना, छात्रों से संस्कृत के द्वारा है जो सरल तो प्रश्न पूछता है और छोटे वाक्य पूछता है, और जो भी संस्कृत के जो उत्तर होंगे उन्हें स्वीकार करता है। ये किस विधि में आएंगे, ये व्यवहार विधि में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुनियादी शिक्षा केंद्र प्रवर्तक, इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्य योजना आविर्भाव होता है, यानी पाठ्य योजना का एक तरह से उत्पत्ति या किससे संबंधित है ये, तो ये हो जाएगी गेस्टोल्ट वाद, यानी गेस्टोल्ट मनोविज्ञान से, जिसमें कॉलर कोपा मैक्स वर्दी मराते हैं, तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अब है 5वां टॉपिक, इसमें पूछा है शिक्षण अधिगम साधन या संप्रेषण साधन। ये कैसे कह सकते हैं, टीचिंग एड होते हैं ना, इसे सहायक सामग्री बोलते हैं, टीचिंग एड्स, वो इसी के अंडर में आते हैं, यानी उन्हें एक ही बात है, इसे कहिए, इसे कहिएगा, इसे एक ही बात है, ये सहायक सामग्री बोल सकते हैं, सही।
यानी शिक्षण की सहायक सामग्री, वो भी इसी में अंडर में टॉपिक आता है। तो वो एक ही बात है सभी का कहना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है शिक्षण में रुचिकरम कथम से आता है। शिक्षण रुचिकर कब होगा, जब उसमें दृश्य श्रव्य साधन होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है संस्कृत अध्यापन अधिगम साधनानी मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि। तो इसे है तीन भाषाओं में, तीन कह सकते हैं साधनों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से है, एक तो श्रव्य होगा, एक दृश्य होगा, एक श्रव्य दृश्य, इस प्रकार। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। हम उपकरण की बात करें तो हम दृश्य और श्रव्य उपकरणानि यानी दृश्य श्रव्य उपकरण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अधिगम प्रक्रिया याम केसाम विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में विशेष भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है दृश्य श्रव्य उपकरण की। नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक शिक्षा पद्धतियों अपि दृश्य साधनाम प्रयोग कथम विहित। तो वो हो जाएगी तालपत्रेषु विलिखितानां रेखाचित्राणां प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी जो वैदिक शिक्षा दी जाती है ना, उस पद्धति में दृश्य साधन के रूप में प्रयोग करते थे, तो इन्हें करते थे तालपत्र यानी लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, दृश्य सहायक साधन ने कस्य उपयोग किए थे। तो इसमें से शुद्ध लेखन से उच्चारण दोनों ही आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। ये हो जाएगा श्याम फलकस्य। नेक्स्ट देखिएगा, यानी श्याम पट्ट होता है श्याम फलक का मतलब। कस्मिन्नपि कच्चे कस्य प्रथमा अनिवार्यता भवित। वो हो जाएगी श्याम पट्ट की। यानी ये है कि जो भी कच्चा होता है उसमें प्रथम अनिवार्यता होती है, उसमें श्याम पट्ट हो। संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायक उपकरण मस्ती, यानी संस्कृत शिक्षण में जो परंपरागत है उपकरण कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका श्याम फलक या श्याम पट्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, संस्कृत अध्यापन से दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधन विद्यते। इसमें से दृश्य साधन संस्कृत में अध्यापन में वो श्याम फलक से हो जाएगा या श्याम फलक बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत अध्यापन से अभिन्न मित्रम अस्ति, वही श्याम पट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि अल्प मूल्य नेव सुलभ दृश्य साधनम किम अस्ति। तो वो ये जाए श्याम फलक से हो जाएगा। शिक्षक कक्षायाम का आश्रित पाठयति हो जाएंगे सभी, चाहे सुधाखंडो श्याम पट्टो पाठ्यपुस्तक, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृत अक्षरा नाम कार्यकर्तस्य अकस्मात स्थान प्रसारित। ये आपके जयपुरात की बात कर रहा है, यानी जो भी दूरदर्शन के कार्यक्रम में जैसे अक्षरा आता है वो कहाँ से आपका ये प्रसार होता है, तो ये जयपुर से होता है। ये आपका L2 भाषा सेकंड 2021 में पूछा था। संस्कृत भाषा शिक्षण से इंद्रिय प्रयोग धारण दृश्य साधन भवति। तो वो हो जाएगा पाठ्यपुस्तकम। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म मृदु उपागम कौन सा होगा, इसमें से वो हो जाएगा समाचार पत्राणय। नेक्स्ट देखिएगा, कस्यापि नगर से भौगोलिक स्थिति बोधयते कीदृश्य पाठ्य उपकरण प्रयोग करें। यानी जो भी नगर की भौगोलिक स्थिति की अगर हमें अंडरस्टैंड करनी है तो वो किस उपकरण के थ्रू कर सकते हैं, तो वो आपके मानचित्र के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 32 नंबर है, शैक्षिक भ्रमण संस्कृत शिक्षण साधनम अस्ति। यानी जो शैक्षिक भ्रमण होता है वो संस्कृत शिक्षण में कैसा साधन माना जाएगा, तो ये आपका क्रियात्मक अन्य साधन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अधीता नाम पाठा नाम स्मरणाएं प्रबलम साधनम भवति। तो वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट देखिएगा, अधीत पाठ से ज्ञानोपरजानाम यानी ज्ञानोपार्जनाय गृह कार्य करणाय च किसा आवश्यकता या आवश्यकता भवति। तो वो पाठ्य पुस्तक की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक भाषा की दृश्य से कैसी भाषा होनी चाहिए, बला नाम योग्यता अनुसार, यानी जो ऐसे कह सकते हैं बच्चों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए या इस तरह अनुसार बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें संचिता सामग्री भवेत। तो ये हो जाएगी छात्राणाम शारीरिक और मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए क्या पाठ्य पुस्तक में जो भी सामग्री इंक्लूड की जाए। पाठ्य पुस्तक उद्देश्य नानी संति, इसमें से पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य कौन से हैं, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते, तो हम कहेंगे ये तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष सिद्धांत भवति, यानी कौन से सिद्धांत होते हैं उसमें रोचकता होती है, व्यवहारिकता, सौदेशी, ये सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञा शाकुंतलम किम अस्ति, तो अभिज्ञा शाकुंतलम एक तरह से नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा, जो 6 नंबर चैप्टर है वो संस्कृत पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। हालांकि हम 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, इसमें और भी दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण प्रमुख साधनम अस्ति, तो वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक से शिक्षण से आधार भूनानी भवंती, तो वो पाठ्य पुस्तकानी हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं जो 7 नंबर टॉपिक है या कह सकते हैं चैप्टर है, जो है आपके ऐसे के बोल सकते हैं इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन से संबंधित है।
और मूल्यांकन से तो क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसमें से मोस्टली ये है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्रीवियस में किस प्रकार पूछे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधिनानां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति, तो वो हो जाएगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषय काठिन्यानां ज्ञानं कथं भवति, तो उसमें मूल्यांकन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वे अध्यापक छात्र से व्यवहार आचरण अध्ययनश्च परिचय च स्वाभिमतम् अंगरूपेण लिखन्ति छात्र सर्वदा अध्यापक निरीक्षण भवति अस्य प्रक्रिया छात्र से मूल्यांकन भवति, तो ये सतत मूल्यांकन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सतत मूल्यांकन शिक्षक से मुख्य कार्य के भवति, मुख्य कार्य होता है स्वमता अभिलेखम, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षणाम च मूल्यांकन भवित, वो सतत मूल्यांकन में ही होता है। बालक से मूल्यांकन भवति, तो हम कहेंगे इसमें हो जाएगा सतत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन कत की दृश्य प्रक्रिया अस्ति, तो ये सतत होती है। मूल्यांकन कत वेदा संति, कितने वेद होती है, तो इसके 2 वेद होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जो छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवितु शक्नोति, तो इसमें आंतरिक मूल्यांकन होता है गृह कार्य करने से, जो भी आपके दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक शिक्षण से मूल्यांकन छात्रों की प्रदायति, वह गृह कार्य देता है। छात्र से ज्ञानात्मक पश्यते परीक्षण कथम क्रियते, यानी जो छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का जो परीक्षण किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो परीक्षा के द्वारा किया जाता है, या परीक्षा बोल सकते हैं। छात्राणाम ज्ञान स्तरम को बुद्धि कौशलम कार्य शक्ति कथम निश्चयते, यानी छात्रों का जो ज्ञान स्तर है, बुद्धि कौशल है और जो कार्य शक्ति है, इसका आप निश्चित किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आपकी परीक्षा के द्वारा। मूल्यांकन यानी मूल्यांकन इन छात्र पूर्णता की मापी, मूल्यांकन के द्वारा छात्र का पूर्णतः किसका मापन किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का। पूर्णतः छात्र व्यक्तित्व मापयति शक्यते, वो मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। एक रहे शिक्षक का परीक्षा उच्चारण शब्द भंडार अभिव्यक्ति सामर्थ्य च परीक्षा करोति, ये मौखिक परीक्षा में आएगी आपकी। एक रहे अष्टादश शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा एवं कस्य प्राचीनतम साधन तो ये आसन, तो वो मूल्यांकन से ही संबंधित है। संस्कृत मौखिक परीक्षा कस्य कौशल मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते, तो वो है लेखन का नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा कि श्रवण भाषणम और पठनम कौशलानां मूल्यांकनम कया परिचय कर्तुं शक्यते, तो ये हो जाएगा आपके मौखिक परीक्षा का। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार करा गया था कि आप सुनने का, भाषण का और पठन का, इनका मूल्यांकन किसके थ्रू कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा के, लिखित को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मौखिक परीक्षा या वेद नास्ति, मौखिक परीक्षा का वेद नहीं है, वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बाकी सब हो जाएंगे। मौखिक परीक्षा प्रकरण संति, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे सलाह का हो, भाषण हो, शास्त्रार्थ हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति, इसमें से मौखिक परीक्षा नहीं है। देखिए सलाह तो होती है, साक्षात्कार भी हो जाएगी, संवाद हो जाएगी, लेकिन निबंधात्मक नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति, तो इसमें से सलाह का परीक्षा बाकी कोई भी नहीं होगी। मूल्यांकन से प्रभावीकृत प्रविधिषु सलाह का परीक्षा समावेश कुत्र अस्ति, तो वो मौखिक परीक्षा की बात कर रहा है। सलाह का परीक्षा बहुत ही कैसी है, ये मौखिक यानी मौखिक अंतर्गत आती है, ऐसे बोल सकते हैं मौखिक परीक्षा। लघु काष्ठ खंडस व्यवहार कुत्र क्रियते, वो सलाह का परीक्षा कहलाएगा। सलाह का परीक्षा छात्र से मूल्यांकन करोते, तो वो आपकी तीव्र बुद्धि का करेगा। नेक्स्ट देखिए, सलाह का परीक्षा उपयुक्ता वर्तते, तो ये होगा मेधावी छात्रे पे। नेक्स्ट देखिएगा, साक्षात्कार इति कस्य भाग, साक्षात्कार है वो किसका भाग है, मूल्यांकन का। ये एक कस्याम परिचयाम ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुति कृत्य तस्याम छात्रा तर्के वितर्केण यानी तर्क वितर्केण स्वविचाराणां प्रकटयन्ति, तो वो आपके शास्त्रार्थ परीक्षा में ऐसा होता है। बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परीक्षायां अपेक्ष्यते, वो अंत्याक्षरी परीक्षायां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न सदी, लिखित परीक्षा का प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, वो निबंधात्मक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, लघुत्तरात्मक होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे आंसर इसके। बाकी संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन यानी मूल्यांकन प्रश्न भवंती, तो ये सभी हो जाएंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न प्रकार संति, तो ये 4 प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर सीमा, इनकी लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है, वो 1 वाक्य में होती है। लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवित, वही है वाक्य त्रयम या कह सकते हैं चतुष्टम।
इससे पहले जो पूछा था अति लघुत्तरातम, ये पूछा लघुत्तरातम। इसमें तो एक वाक्य होगा, इसमें 3 या 4 वाक्य होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखितेषु लिखित परिचय प्रकार भवति, यानी जो लिखित परिचय वो किस प्रकार के कह सकते प्रश्नों में आएगी, वो निबंधात्मक परीक्षा में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछा है कि इसमें कह रहा है कि छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति का प्रश्न परिचय थे, यानी छात्रों की जो भी सुलेख से संबंधित लेखन अभिव्यक्ति होती है वो किस प्रकार के प्रश्न में हो सकती है, तो वो निबंधात्मक के प्रश्न में हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा कि संदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखन संबंधाच प्रश्न भवन्ति, ये संदर्भ व्याख्या करनी हो, कथा बतानी हो, या साराधिक लेखन करना हो, सभी ये निबंधात्मक प्रश्नों में आएगा। नेक्स्ट देखिए, का परिचय वेदा व्यापिका व्यवहारिकी दृष्टिया मितव्यता च भवति, ये वस्तुनिष्ठ परिचय की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निश्चित उपचारात्मक प्रश्न क, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे। ये कह रहा है कि यत् प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एक तत्व भवति द्वितीय चापरः द्वयो तत्यो परस्पर संबंध भवति अत्र प्रश्न प्रकार भवति, यानी ये मेलन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका है 42 नंबर, एकैकस्य प्रश्नस्य पदेनेकेन वर्णनेकेन वा समाधान प्रयति भवति चेत सा परिचय भवेत्, ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ परिचय की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सत्य असत्य निर्णय ट्रू फॉल्स कस्य परिचय प्रकार अस्ति, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ में ही आते हैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। निबंधात्मक परिचय अपेक्षा का परिचय विश्वसनीय कथ्य थे, ये कह रहे हैं निबंधात्मक परिचय की अपेक्षा परिचय विश्वसनीय होती है, कौन सी होगी, वो हो जाएगी वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट देखिएगा, निबंधात्मक परिचय अपेक्षा विश्वसनीयता का परिचय वही हो जाएगी वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जिसमें रिक्त स्थान पूर्ण और सत्य निर्णय वाले क्वेश्चन बहु समाधान प्रश्न इत्यादि प्रकार कस्य परिचय संति, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये है कि कस्य परिचय प्रकार निम्न बिंदव संति रिक्त स्थान पूर्ण सत्य बहु समाधान प्रश्न, तो ये सभी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंडर में ही आती है। अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परिचय प्रकार अस्ति, देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में कौन से नहीं आएंगे, रिक्त स्थान तो आता है, ठीक है, बहु समाधान प्रश्न भी आएंगे सत्य, लेकिन लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, ये निबंधात्मक में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नाम उत्तरे अनेक विकल्प दीयन्ते परिचयार्थी येषु विकल्पेषु साधुतरम चुनौती परिचय प्रकार क, यानी कहीं ना कहीं बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चनों की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परिचय प्रकार बनती, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो सभी होते हैं समाधान सत्य और रिक्त उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवि, तो ये सभी प्रकार के हो जाएंगे, यानी चाहे निबंधात्मक हो, अति लघुत्तरात्मक ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन साधन भूता भवंती, तो ये सभी हो जाएंगे, बुद्धि परिचय हो या आसक्ति परिचय हो या अभिरुचि, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पत्र कति उद्देश्य भवंती, तो ये 4 उद्देश्य होते हैं प्रश्न पत्र के। परिष्कृत प्रश्न निर्माण यानी निर्माणावसर कस्य उपाय देता, यानी परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण में किसकी उपाय देता होती है, तो ये सभी की होगी, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते, तो ये वैकल्पिक रूप होती है, यानी त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को वैकल्पिक रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी कार्य योजना कब संगठित की गई थी या गठित की गई थी, वो 1968 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन फलम दिए थे, तो 1975 में आंतरिक मूल्यांकन फल दिया गया था। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 8 नंबर है, वो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने प्रीवियस में, तो देखते चलिएगा। इसमें कह रहा है कि निदानम पदमिदम कस्य शास्त्र से विद्यते, तो हम ये कहेंगे निदान है वो आपका किस शास्त्र से संबंधित है, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन प्रयोजन अस्ति, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन में किस प्रयोजन होता है, तो निश्चित तौर से हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। एक रहा उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, तो हम ये कहेंगे ये मूल्यांकन ही करता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द से को अर्थ, उपचार का मतलब होता है एक तरह से सर्व दोषाणाम निराकरण, सभी दोषों को दूर करना। पठने दुर्बल छात्राणाम कृते ईदृश शिक्षण प्रदीयते, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे इसे, यानी जो भी बच्चों में पढ़ने से संबंधित दुर्बल छात्र हैं यानी कमजोर है, तो निश्चित तौर से उसके शिक्षण के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।
परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। परिष्कार शिक्षण कौन सा है, तो वो उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, उसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र से न्यूनता विज्ञाय तस्य परिमार्जन करोति तथा किस शिक्षक अत्र कस्य शिक्षण से प्रयोग करोति। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी निदानात्मक परीक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निदानात्मक परीक्षा, यानी निदानात्मक परीक्षण उपरांत पालक से न्यूनता परिष्कार यानी परिष्कार है शिक्षक विशिष्टम शिक्षण कार्यति तस्य नाम के। जब ये कह रहा है कि जो निदानात्मक परीक्षण के उपरांत है बालक का जो उसमें कमी पाई जा रही है उसके उपचार के लिए किस विशिष्ट शिक्षण करवाया जाता है उसका नाम बताइएगा। तो वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के तो ये सभी है ना पॉइंट्स, वो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण भवती। उपचारात्मक शिक्षण है तो हम ये कहेंगे ये सभी पॉइंट्स है ना, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के शिक्षण किम भवती, तो इसमें ये सभी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं एक तरह से, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य मस्ती, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे निदानात्मक परीक्षण उपरांत है बालक से न्यूनता परिष्कार शिक्षण, यानी जो भी निदानात्मक जो कमियां रहती हैं यानी निदानात्मक परीक्षण करेंगे उसके बाद है ना बालक की जो न्यूनता यानी जो कमी है उनको दूर करेंगे किससे, परिष्कार शिक्षण, यानी इसे उपचारात्मक भी बोल सकते हैं या परिष्कार बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य नास्ते, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, वो होगा अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धा या उत्पादन, ये वाला नहीं होगा, बाकी ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्य की तरह से भवित, तो वो उम्मीद छात्र स्तरानुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा इसमें यही 14 क्वेश्चन दे रखे थे आपके उपचारात्मक शिक्षण और आपके निदानात्मक परीक्षण से। देखिएगा इस प्रकार हमने ये टोटल क्वेश्चन किए हैं, जो 8 टॉपिक दे रखे थे, बाकी 4 टॉपिक है वो हिंदी में इंक्लूड है थ्योरी में, वो भी क्वेश्चन करेंगे उनसे संबंधित।